तो यार अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी 125 सीसी वर्सेस 160 सीसी। मतलब आपको 125 सीसी की बाइक लेनी चाहिए या 160 सीसी की बाइक लेनी चाहिए, कि 125 सीसी की बाइक आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। मैंने बहुत सारे रीजंस बताए थे कि बहुत ज़्यादा अंडर पावर होती है, बस देखने में ही खतरनाक लगती है, अंदर से एकदम ख़त्म होती है 125 सीसी की जो स्पोर्ट्स बाइक हैं, क्योंकि इनमें 11 पीएस की पावर मिलती है आपको। स्प्लेंडर से बस 3 पीएस ज़्यादा है। इतनी पावर आपको बहुत सारी स्कूटियों में भी मिल जाती है। और वहीं जब इसमें 2 लोग बैठ जाते हैं ना, तो पावर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। फिर तो बहुत दबती है बाइक, जिसे कहते हैं ना हद से ज़्यादा, जो 125 सीसी की बाइकें हैं। और ऊपर से अब 125 सीसी और 160 सीसी में इतना प्राइस डिफरेंस भी नहीं बचा है। तो ये मैंने उस वीडियो में बोला था कि अब बिल्कुल भी वर्थ नहीं है अगर आपको पावर चाहिए। लेकिन यार एक चीज़ ये भी है कि जब से 125 सीसी में ऐसे तगड़े तगड़े लुक्स देने लग गई है ना कंपनियां, तो तब से जो बहुत सारे कस्टमर है ना, वो 150 सीसी छोड़ के 125 सीसी में चले गए हैं। पहले 125 सीसी की मार्केट इतनी तगड़ी नहीं थी, क्योंकि पहले के टाइम पे 125 सीसी में ना अंकलों जैसी बाइकें आती थी, जैसे शाइन वगैरह, जो पुरानी शाइन है। फिर उसके बाद SP 125 आ गई, वो थोड़ी मॉडर्न लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी मॉडर्न नहीं लगती, कम्यूटर टाइप बाइक है वो भी। फिर उसके बाद जो सबसे पहले रेवोल्यूशन लाया था ना 125 सीसी में, वो TVS लाया था अपनी रेडर से। रेडर पहली बाइक थी 125 सीसी में जिसमें आपको स्पोर्टी फील मिलता था। अभी भी मिलता है, अभी भी आती है वो बाइक, ऐसा नहीं है डिसकंटिन्यू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा दिखती है रोड पे। सबसे पहली जो स्पोर्ट्स बाइक 125 सीसी में आई है ना, वो TVS रेडर ही थी। फिर उसके बाद आई एक्सट्रीम 125R, फिर उसके बाद आई NS 125, फिर उसके बाद N125 भी आई, और अब आई है हॉर्नेट 125, हॉर्नेट CB 125। और अब तो आतंक ही मच चुका है 125 सीसी सेगमेंट में। जो चीज़ आपको 200 सीसी की बाइक में नहीं मिलती, यहाँ तक कि किसी 300, 400, 500 सीसी की बाइक में भी नहीं मिलती, वो आपको आजकल के टाइम पे 125 सीसी में मिल जा रही है। अब जैसे बहुत सारी 160 सीसी की बाइकें हैं जिनमें आपको आज तक भी डुअल चैनल ABS नहीं मिलता, लेकिन वहीं एक्सट्रीम 125R में जो उसका टॉप मॉडल है, उसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। तो इतना तगड़ा कंपटीशन हो गया। उसके अलावा उसमें राइड बाय वायर आता है, जिसकी वजह से उसमें राइडिंग मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है आपको, यहाँ तक कि ग्लैमर में भी क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है। और बहुत सारी स्कूटियों में भी आने लग गया है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक में आ रहा है। और स्कूटियों में भी आने लग गया है आजकल तो क्रूज़ कंट्रोल, जैसे ओला वगैरह में। तो वही है यार, अब 125 सीसी की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं जो 160 सीसी वाला सेगमेंट है ना, उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं बचा है, सब सो रखे हैं आराम से। कोई बाइक ही नहीं निकाल रहा, कोई लुक्स ही नहीं निकाल रहा तगड़े। TVS ने निकाली है अपाची, वो इतनी ज़्यादा बेकार लग रही है। तो इसीलिए 160 सीसी में तो कोई कंपटीशन ही नहीं बचा है अभी के टाइम पे। वही थकी थकी सी बाइकें बेच रहे हैं। मैंने अभी 1-2 महीने पहले अपग्रेड करने के बारे में सोचा था इससे, हॉर्नेट 125 से। तो मैं मार्केट में गया, मैंने 150 सीसी की बहुत सारी बाइकें देखी, लेकिन यार कुछ मज़ा ही नहीं आया। 150 छोड़ो, 200 सीसी तक में भी कोई मज़ा नहीं है मार्केट में। वही पुरानी बाइकें बिकी जा रही है, जैसे NS 200 हो गई और MT 15 हो गई, जो 1000 साल पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है। तो इसीलिए 200 सीसी, 150 सीसी, 160 सीसी, इनमें कंपटीशन ही नहीं चल रहा है। सारा का सारा कंपटीशन 125 सीसी में ही चल रहा है अभी के टाइम पे। और जब तक कंपटीशन ना चले ना तगड़ा वाला, तब तक कस्टमर का फ़ायदा नहीं होता। जब कंपटीशन रहता है मार्केट में, तभी कस्टमर को तगड़े तगड़े प्रोडक्ट मिल पाते हैं अच्छे प्राइस में। तो इसीलिए 160 सीसी और 200 सीसी सेगमेंट में ना मेरे को ये चीज़ बहुत बेकार लगती है कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। वही थकी थकी बाइकें बिके जा रही है। मतलब बाइकें तो ठीक होंगी, इंजन भी ठीक होंगे, पावर भी ठीक होगी, लेकिन कितने साल से वही बाइकें दिख रही है और आज भी वही बाइकें बिक रही है। बस हैलोजन की जगह LED कर देंगे, मीटर चेंज कर देंगे, बस कुछ नया नहीं आ रहा मार्केट में। वैसे तो हॉर्नेट भी आती है 180 सीसी में, पर वो तो मेरे को बहुत ही बेकार लगती है, वो तो मैं कभी भी ना खरीदूँ ज़िंदगी में। मतलब जैसे अभी उसके लुक्स हैं। होंडा की मेरे को कोई भी बाइक अच्छी नहीं लगती, बस ये वाली बाइक पसंद आई थी मेरे को बस। उसके अलावा होंडा का कोई प्रोडक्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता, ना स्कूटी ना बाइक। उनकी एक्टिवा भी अच्छी नहीं लगती। पर ये होंडा के इंजन्स अच्छे होते हैं, जैसे एक्टिवा है, उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम रद्दी स्कूटी है, लेकिन इंजन बहुत प्यारा है उसका। मतलब अगर आप ढंग से मेंटेन भी ना करो ना, तब भी एकदम मस्त चलता है उसका इंजन। इंजन के मामले में तो होंडा टॉप पे है। टॉप पे तो नहीं होगा, लेकिन अच्छे इंजन है होंडा के, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, स्मूथ, लो मेंटेनेंस। और आप ज़्यादा
मेंटेनेंस पे ध्यान भी ना दो ना तब भी ठीक रहते हैं। वहीं जैसे टीवीएस है, उनके इंजन के थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसके भी इंजन अच्छे हैं लेकिन ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है और लो मेंटेनेंस नहीं है। पर होंडा इस चीज़ में बढ़िया है, मेरे को तो इस चीज़ में बढ़िया लगा होंडा। बाइक कैसी भी हो इनकी, लेकिन इंजन बहुत अच्छा होता है। इंजन के मामले में आपको 1% भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंजन पे तो इनके आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये 100 बाइकें बेचे तो 100 की 100 एकदम परफेक्ट हो। 1-2 पीस निकल जाते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल जाता है। पर ऐसा भी नहीं है कि अदर जो ब्रांड्स हैं उनके सबके इंजन अनरिलायबल हैं। अब तो सारे ब्रांड्स के इंजन थोड़े थोड़े रिलायबल होते ही जा रहे हैं। यामाहा के भी इंजन बहुत रिलायबल होते हैं होंडा की तरह। बजाज के भी ठीक ही होते हैं, लेकिन बजाज की बहुत कंप्लेंट आती रहती है। पर बजाज के इंजन भी ठीक ही होते हैं, लेकिन होंडा और यामाहा के टक्कर के नहीं होते, मतलब उतने रिलायबल नहीं होते। उसके अलावा हीरो की तो बात ही मत करना आप रिलायबिलिटी के मामले में। हीरो तो सबसे नीचे है रिलायबिलिटी के मामले में। हीरो का कोई कंपैरिजन नहीं है होंडा और यामाहा के साथ। ये ब्रांड तभी तो अभी तक बिक रहे हैं, वरना यामाहा की बाइक में क्या है, 150 सीसी की बाइक भी 2 लाख रुपए की बेच रहे हैं वो लोग। लेकिन बिक रही है इसलिए क्योंकि रिलायबल इंजन है, स्मूथ इंजन है, रिफाइंड इंजन है। एक बार खरीद लो तो बस सर्विस कराओ और चलाते जाओ, और कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसीलिए आज तक भी लोग MT-15 खरीद रहे हैं 2 लाख रुपए की, और R15 खरीद रहे हैं 2.5 लाख रुपए की, जो कि अगर सीसी के हिसाब से देखें ना तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। एक्सट्रीम की 160 सीसी की बाइक 1,25,000 रुपये में आ जाती है। वहीं MT-15 उतने ही सीसी की बाइक बेच रहा है, मतलब यामाहा बेच रहा है अपनी MT-15 2 लाख रुपए के अप्रॉक्स, पूरे के पूरे 75,000 रुपये ओवर प्राइस। MT-15 से सस्ती तो एक्सट्रीम 250R आ जाती है मार्केट में, लेकिन फिर भी नहीं बिक पा रही। उसका रीज़न यही है रिलायबिलिटी। अब 1,25,000 1,30,000 तो कोई भी दे देता है, चलो इंजन इतना रिलायबल भी ना निकले, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, लुक्स तो मिल रहे हैं। लेकिन जब 2 लाख रुपए की बात आती है तो फिर इंसान सोचता है कि रिलायबल प्रोडक्ट ही खरीदें जिसमें हमें आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिले। तो इस रीज़न की वजह से ना मैंने अपना प्लान होल्ड पे डाल दिया है बाइक अपग्रेड करने का। कोई तगड़ा प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में, जैसे कोई तगड़ा प्रोडक्ट आता है ना तो मैं अपग्रेड कर लूँगा तुरंत ही, 150 सीसी 160 सीसी या फिर 200 सीसी में। पर अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा तगड़ा प्रोडक्ट है नहीं 200 सीसी और 160 सीसी में। मतलब प्रोडक्ट तो हैं तगड़े, लेकिन नए प्रोडक्ट नहीं है, वही पुराने से हैं जो कि कई सालों से चले आ रहे हैं। बचपन से ही, बचपन में देखते थे हम उन बाइकों को, आज भी वही बेच रहे हैं 200 सीसी वाले और 160 सीसी वाले। ये देखो एक्सट्रीम तो इतनी दिखती है रोड पे, रैपिडो में बहुत चलती है एक्सट्रीम, जोमेटो स्विगी इन सब में भी बहुत चलती है एक्सट्रीम बहुत है रोड पे। और सुबह सुबह आप लेबर चौक में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको दुनिया भर की एक्सट्रीम दिख जाएगी खड़ी हुई। एक्सट्रीम और दूसरी स्प्लेंडर, ये 2 बाइकें खड़ी होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। किसी दिन दिखाऊंगा आपको लेबर चौक में जाके, और वो भी मॉडिफाइड एक्सट्रीम, ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल एक्सट्रीम, मॉडिफाइड एकदम मॉन्स्टर लगा के रखते हैं वो आगे, मॉन्स्टर का स्टिकर। बाइकों का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, और क्रेज़ इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब आपको 125 सीसी में कम प्राइस में इतने तगड़े तगड़े लुक्स मिल रहे हैं मार्केट में, तो इसलिए क्रेज़ भी बढ़ता जा रहा है। जितने की स्प्लेंडर आती है उसमें 10-15 हज़ार रुपये जोड़ के आप एक तगड़ी दिखने वाली बाइक ले सकते हो, जिसका खर्चा स्प्लेंडर की बराबर होगा, माइलेज भी स्प्लेंडर की बराबर होगी। तो ये फ़ायदा हो चुका है 125 सीसी में, इसलिए ऑडियंस 125 सीसी में ज़्यादा जा रही है और 160 सीसी अवॉइड कर रही है। 160 सीसी की ना मार्केट ख़राब कर दी है 125 सीसी की बाइकों ने। जिसको स्प्लेंडर लेनी होती है वो भी सोचता है थोड़े पैसे डाल के 125 सीसी ले लेता हूँ स्पोर्ट्स बाइक। अब मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ कि अगर आप 160 सीसी छोड़ के 125 सीसी लेते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा तो माइलेज अच्छी मिलती है, 60+ माइलेज निकाल देती हैं ये बाइकें। एक्सट्रीम हो गई या फिर ये हॉर्नेट 125 हो गई या TVS रेडर हो गई। उसके अलावा मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लो है, स्प्लेंडर के बराबर सर्विस होती है इन बाइकों की। इंजन इसमें SP 125 वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस इंजन है, और कोई भी मैकेनिक बाहर से उसे आराम से ठीक कर सकता है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ। वैसे तो होंडा और हीरो के सर्विस नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पूरे इंडिया में ही, और होंडा के तो पूरी दुनिया में ही अच्छे हैं। और अगर आपकी रनिंग ना सिटी में ज़्यादा है तब भी यार 125 सीसी की बाइक ज़्यादा सेंस बनाती है लेना, क्योंकि सिटी में यार भगाने का मौका ही नहीं मिलता। खासकर अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, ज़्यादातर लोग बाइक ऑफिस आने जाने के लिए लेते हैं,
और ऑफिस टाइम में सबसे ज़्यादा जाम रहता है दिल्ली में, तो उसमें बाइक ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 की स्पीड में चल जाएगी, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से 1-2 पैच पे। तो उसके लिए तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है 160 सीसी की बाइक लेना या 200 सीसी की बाइक लेना। आराम से अपना 125 सीसी की बाइक लो, क्योंकि 60, 70, 80 तो ये भी चली जाती है। 160 सीसी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगी, लेकिन इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी आराम से पहुंच जाती हैं ये बाइकें 60, 70, 80 की स्पीड में। अब जैसे मेरे को ही देख लो, जब से मैंने ये बाइक ली है मैंने कितनी रोड ट्रिप कर ली इससे। एक ही रोड ट्रिप करी है, वो भी वृंदावन की, और मेरी बाइक चल चुकी है 3664 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर को छोड़ के ना सारी ये सिटी के अंदर चली है। अब यहीं मैं 160 सीसी या 200 सीसी लेता तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। अगर एवरेज स्पीड भी चेक करोगे ना तो 20-30 की आएगी, या उससे भी कमी आएगी। ऐसी गलियों में चलाता हूँ मैं इसे रोज़। ये देखो, ऐसी गलियों में 200 सीसी का क्या फ़ायदा, उसकी पावर को मैं यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाऊँगा, और फालतू मैं मेंटेनेंस ज़्यादा झेलूँगा, ऊपर से लो माइलेज झेलूँगा। इसमें कम से कम ये नुकसान तो नहीं है कि माइलेज कम है, मेंटेनेंस ज़्यादा है। इतनी तगड़ी माइलेज देती है, एक बार तेल डलाओ और भूल जाओ। ऐसे रास्तों में अगर आप 160 सीसी या 200 सीसी चलाओगे ना तो वो आपको 35-40 की माइलेज देगी मैक्सिमम। 40 से ऊपर तो आपको 150 सीसी भी नहीं देगी ऐसे रोडों में माइलेज। वहीं ये बाइकें दे देती है 55+, 55 से 60 के बीच में। तो ये फ़ायदा है 125 सीसी लेने का। लेकिन अगर आपका ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, आपके यहाँ खुले खुले रोड है और हाईवे पड़ता है ज़्यादातर, तब तो आपको 160 सीसी या 200 सीसी लेनी चाहिए। नहीं तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका मेरा वाला ही हाल है तो। अपना 125 सीसी लो और मज़े करो ज़िंदगी में, ना पेट्रोल की चिंता ना मेंटेनेंस की चिंता।